हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आप पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन आपके पास आती हैं, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या यूजेस होते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी इन्हांस नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल आया था गोल्डन राइस का। सेकेंड हमारे पास जो एग्जाम्पल आया था वो बीटी कॉटन का एग्जाम्पल आया था। आपने समझा कैसे कैसे आप बीटी कॉटन को यूज कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया यहाँ पर यूज हो रहा था दैट इज बैक्टीरिया थ्यूरोजेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला, नेक्स्ट हमारे पास आया था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में सेकंड जो एग्जांपल आया था डीएनए इंटरफेरेंस आया था। डीएनए इंटरफेरेंस आपने समझा कैसे आप क्या कर सकते हैं। जो आपका टोबैको प्लांट था उसे आपने बचाया एक निमेटोड से। निमेटोड का नाम था मेलॉइडिगाइन इनकॉग्निशिया। क्लियर है इतनी बातें। सेकेंड हमने बात की थी, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो मेडिसिनल फील्ड है, जो मेडिकल फील्ड है, उसमें किस प्रकार से हमने जो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज किया था। आपने कहा था आप यहाँ पर इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहे थे। पहले जो इंसुलिन आप यूज करते थे पहले के टाइम में दैट वाज पॉर्काइन टाइप का जो इंसुलिन होता था या बोवाइन टाइप का इंसुलिन होता था, यानी कि वो इंसुलिन जो आप या तो पिग से ले रहे हैं या तो काउ से ले रहे हैं। अब हमने कहा क्योंकि जेनेटिक मेकअप अलग अलग है तो इसके एलर्जेटिक आपको क्या दिखे, जो एलर्जिक रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि क्यों ना हम जो ह्यूमन इंसुलिन है उसी को हम कल्चर कराएं, जिसके लिए आपने क्या किया था, इंसुलिन को कल्चर कराया था। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई थी, क्योंकि इंसुलिन की 3 चेन होती हैं, चेन ए, चेन सी, चेन बी। हमने कहा नेचुरली अगर इंसुलिन बन रहा है तो चेन ए और चेन बी अलग होकर के कनेक्ट हो जाते हैं और चेन जो सी है वो वहां से रिमूव हो जाती है। तो आपका इंसुलिन में चेन ए और चेन बी आता है। ठीक है, हम अगर देखें तो आपने कहा चेन ए और चेन बी आपके पास आता है। जब आपने इंसुलिन को एक बैक्टीरिया सेल में ग्रो कराया तो उसके पास ऐसी मैकेनिज्म नहीं थी कि जो बीच का जो स्ट्रैंड था, जो चेन सी थी, उसे रिमूव कराया जा सके। तो हमने क्या किया, हमने ए स्ट्रैंड और बी स्ट्रैंड को अलग अलग सेल में हमने कल्चर कराया, फिर हमने लैब में दोनों को क्या किया, वहां पे अटैच किया और आपका इंसुलिन यहाँ पर तैयार हो चुका है। क्लियर है इतनी बातें, यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। ये भी आपका क्या है, मेडिकल फील्ड में ही आप बायोटेक्नोलॉजी के यूज देख रहे हैं। तो जैसे नाम ही हमें बता रहा है जीन की थेरेपी हो रही है, यानी कि जीन में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर लाए जा रहे हैं। इसका मतलब जीन की थेरेपी अगर हो रही है तो जीन हमारा कैसा था, फॉल्टी जीन था। फॉल्टी जीन से क्या मतलब है, हमने कहा एक होता है नॉर्मल जीन आपका, सामान्य जीन, जो कि क्या कर रहा है, सामान्य से प्रोटीन बना रहा है, सामान्य कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर उस जीन में कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, वो जीन खराब हो जाता है, तो हम उसे फॉल्टी जीन कहते हैं। हमने कहा अब हमें क्या करना है, क्योंकि उस फॉल्टी जीन की वजह से आपको कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिलेगा और प्रभाव कैसा होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, तो आपने बोला कि यहाँ पर ये जो फॉल्टी जीन है, इस फॉल्टी जीन को हमें सही करना है, रिमूव करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जीन थेरेपी में होता क्या है, आपने बोला ये जो थेरेपी दी जाती है या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है या फिर जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, एक हमने कहा एक जीन यहाँ पर होता है, एडीए जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एडीए क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बात अभी तक हमने की है, हमने बात की है यहाँ पर एडीए जीन की। ठीक है, एडीए ये रहा, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, आपने बोला इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एडिनोसिन डीएमिनेज क्या होता है, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम समझते हैं आप लोग क्या होता है। इम्यून सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इम्यून सिस्टम में आपके अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन शामिल होते हैं, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब इम्यूनिटी किसे कहते हैं, आपने बोला किसी भी रोग से लड़ने की जो आपके शरीर की क्षमता होती है, जो नेचुरल आपकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी रोग से लड़ने की, वही आपकी इम्यूनिटी होती है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हानिकारक माइक्रोब्स जा सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, खुद ब खुद उनसे लड़ती है और आपको क्या करती है, ठीक करती है। इम्यून सिस्टम आपका क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है।
ठीक है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये आपको पढ़ना है। आपने बोला अगर हम देखें, जैसे अगर आप इम्यून सिस्टम के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है आपका, उसमें अलग अलग प्रकार के इम्यून सिस्टम आते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम के बारे में। हमने कहा कि इम्यून सिस्टम आपका क्या होता है, दो प्रकार का होता है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो आपके पास जन्मजात होती है और ऐसी इम्यूनिटी जो आप अर्जित करते हैं। क्या समझे आप समझिए, अगर इम्यून सिस्टम से आपने कहा, एक तो आपके पास होता है जन्मजात, जो कि आपके पास जन्म से है, और दूसरी आपके पास आती है अर्जित, जिसे आप एक्वायर करते हैं, अर्जित आप करते हैं। ठीक है। अब हमने बोला जन्मजात इम्यूनिटी का जब भी आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। अगर हम अर्जित की, एक्वायर की बात करेंगे, तो एक्वायर के बारे में आप समझेंगे कि जैसे आपने कहा वैक्सीनेशन, ठीक है, आप क्या टीकाकरण कराते हैं, ये आपकी क्या है, अर्जित इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा बैरियर इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आप अपनी स्किन पढ़ते हैं, अपनी सलाइवा पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके स्टमक में कुछ जूसेस निकलते हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। इन शॉर्ट आपको इतना समझना है कि इम्यून सिस्टम के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास एक चैप्टर भी आता था, अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपके पास एक चैप्टर आता था इम्यून सिस्टम का सेपरेट से। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम की आपकी बेसिक सी जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। अब हम कहाँ थे, हमने कहा एक हमारे पास क्या आता था, एडेनोसिन डीअमीनेज है, ADA है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अब क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका जो जीन है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, खराब हो गया है। हमने कहा ADA नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, यहाँ पे वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। ADA की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ADA की डेफिशिएंसी या ADA की अगर कमी हो जाती है, तो आप इम्यून सिस्टम ही अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्यून सिस्टम ही आपका सही नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमने कहा है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स आपके आसपास होते हैं, और उनमें से मैक्सिमम जो माइक्रोब्स होंगे वो हानिकारक होते हैं। तो इन हानिकारक माइक्रोब से कौन हमें बचाता है, हमें कहा हमारा इम्यून सिस्टम ही बचाता है। सबसे पहले तो जो बैरियर आता है, जो स्किन हमारी आती है, वही सबसे बड़ा बैरियर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर भोजन के साथ कोई माइक्रोब चला भी गया है, तो उसमें सलाइवा होता है, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद अगर हमारे सलाइवा से बचकर कोई माइक्रोब और आगे भी चला जाता है, तो स्टमक में आपका HCl होता है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर माइक्रोब्स को किल करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही सही नहीं है, तो आपको एक साथ बहुत सारी बीमारियां, कोई छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अब क्या करना था, हमें यहाँ पर ADA को फिर से क्या करना था, बॉडी में डालना था। ADA की डेफिशिएंसी को हमें दूर करना था, जिसके लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, एक 4 साल की बच्ची पे किया गया था। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। होता क्या है कि जो जीन थेरेपी होती है, अगर आप जीन थेरेपी बहुत देर बाद दे रहे हो, जैसे 4-5 साल के बच्चे में दे रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, परमानेंट क्योर आपका नहीं हो पाता है। लेकिन अगर यही चीज आप, यही थेरेपी अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे पा रहे हो, तो वहां पर परमानेंट क्योर उसका पॉसिबल हो पाता है। कैसे, पढ़ लेते हैं जीन थेरेपी के बारे में। ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, पढ़ना है, कोई प्रोसेस यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो आपने बोला it is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in child or embryo। आपने बोला जीन थेरेपी क्या है, एक मेथड का कलेक्शन है, विधियों का क्या है, संग्रह है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पर डिफेक्ट जीन होता है, खराब जीन होता है, उसमें करेक्शन किया जाता है। क्या किया हमने, करेक्शन किया यहाँ पर। ठीक है। और किसमें हम बात कर रहे हैं, या तो चाइल्ड में या एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई हमारे डिफेक्टेड जीन है, कोई खराब जीन है, उसमें हम करेक्शन करते हैं। और इस विधि को, इन सारी विधियों को हम क्या कह रहे हैं, जीन थेरेपी कह रहे हैं। ठीक है। दिस मेथड इज अप्लाइड इन अ पर्सन विद अ हेरिडिटरी डिजीज। अब हमने कहा जीन थेरेपी हम कहाँ देंगे, क्योंकि जीन्स आपका जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल से रिलेटेड है। तो आपने बोला कि ये जो डिजीज है, इन जिन बीमारियों को आप क्या करें, सही करें। अब बीमारियां कहाँ से आई, हमने कहा अगर डिफेक्टेड जीन होगा तो डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा तो डिफेक्टेड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है। एबनॉर्मल अगर कोई कैरेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और डिजीज के रूप में आपके सामने आएगा। हमने बोला कि यहाँ पर डिजीज होगी तो हेरिडिटरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जीन के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ जीन शब्द आ गया है, इट मीन्स ये रिलेटेड है आपके जेनेटिक मटेरियल से,
आपकी हेरिडिटरी कैरेक्टर से, ठीक है। In this method, genes are inserted into a person's cells and tissue to treat a disease. आपने बोला इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो आपका फ्रेश जीन होता है, अच्छा जीन होता है, ठीक है, आपका नॉर्मल जीन होता है, उसे हम पर्सन के अंदर डालते हैं, जिससे कि आपका जो डिफेक्टेड जीन है उसको रिप्लेस करके आप एक हेल्दी जीन वहां पर डाल सकें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो करेक्शन ऑफ gene defects involves a delivery of normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for non-functional gene। अब ये बात आपको कही गई है कि आपको क्या करना है, जीन को वहां पर रिप्लेस करना है। The first clinical gene therapy was done in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। सबसे पहले जो जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी, एडीए की क्या थी, उसमें कमी थी। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। आपने बोला ये जो बीमारी होती है एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी क्यों हुई, क्योंकि हमने बोला यहाँ पर एक जो जीन था वो डिलीट हो गया है, वो रिमूव हो गया। आपने बोला दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। आपने बोला कि जो जीन एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो ही डिलीट हो गया, वो रिमूव हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। आपने बोला कि ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। किसकी बात हो रही है, एडीए की बात हो रही है, एडी की बात हो रही है, एडिनोसिन डीएमिनेज की बात हो रही है, ठीक है। एडीए की फुल फॉर्म होगी एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। और आपने बोला कि यहाँ पर क्या होगी, इसकी कमी हो गई है, ठीक है। This defect can be treated by the enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to the patient by injection or bone marrow transplant। आपने बोला कि यहाँ पर इसको हम इस डिजीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमने बोला कि यहाँ पर हम जो एडीए था, जो एडीए का जो जीन खराब हो गया था उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी जीन से। अब हेल्दी जीन हमने जब वहां पर डाल दिया है तो आपका एडीए वहां पर बनने लगेगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका वहां पर सही से काम करने लगेगा। क्लियर है इतनी बातें, एक बार इसे समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे का जो पोर्शन है उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो आगे का जो टॉपिक हमारे पास आता है उसमें आपको बता रखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया, जो एडीए का जो जीन था उसे रिप्लेस किया गया, ठीक है। आपने पढ़ा इन जीन थेरेपी मैथड, lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture medium outside the body। सबसे पहले क्या किया गया, आपने लिम्फोसाइट को लिया, ठीक है। आपने क्या किया, लिम्फोसाइट को लिया, जो भी आपका पेशेंट था उससे आपने लिम्फोसाइट को लिया, आपने बाहर लैब में उन्हें कल्चर कराया, ग्रो कराया, ठीक है। अ फंक्शनल एडीए cDNA is then introduced into these lymphocytes and returned to the patient। अब आपने क्या किया, आपने जो हेल्दी जीन था, एडीए का जो हेल्दी जीन था वो आपने उन लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट कराया और उसके बाद जो लिम्फोसाइट थी जो आप ग्रो करा रहे थे, जिनमें आपने एडीए का जो हेल्दी जीन डाला था उसे आपने पेशेंट के अंदर इंसर्ट करा दिया है। इन दिस मैथड पीरियोडिक इंफ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स इज नीडेड। आपने बोला कि यहाँ पर इस तकनीक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो लिम्फोसाइट थे जिसमें आपने क्या किया था, जिसे आपने ट्रीट किया था एडीए के हेल्दी जीन से, उन्हें आपने उसे आपको पीरियोडिकली देना पड़ेगा, यानी कि समय समय पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इंजेक्ट कराना पड़ेगा। इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। आपने बोला अगर यही ट्रीटमेंट हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे देते हैं तो वो क्या होता है, परमानेंट क्योर होता है। अब यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है, ठीक है। आपने बोला बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विद क्लोन नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन। आपने बोला ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें क्या है, नॉर्मल एडीए का जीन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर क्लोन एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरस सेल। अब आपने इसे वायरस सेल के अंदर डाल दिया। क्यों वायरस सेल के अंदर डालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें ह्यूमन सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना है तो वहां पर आप रेट्रोवायरस को लेते हैं, ठीक है। एज अ वेक्टर आप रेट्रोवायरस को लेते हैं। इसी के साथ आपने क्या किया, टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट विद डिसेबल एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम अ एससीआईडी पेशेंट, ठीक है। आपने बोला ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं ये आपने पेशेंट की जो सेल हैं जिसमें क्या है, एबनॉर्मल या फिर डिसेबल एडीए का जीन है, ठीक है। ये आपका क्या है,
रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस के अंदर क्या है, एडीए का नॉर्मल जीन है, एडीए का नॉर्मल जीन है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल जीन है, ठीक है। अब आपने इस नॉर्मल जीन को कहाँ इंसर्ट करा दिया है, जो यहाँ पर लिम्फोसाइट आपने ली थी पेशेंट के, उसमें आपने इंसर्ट करा दिया। अब आपने क्या किया, रेट्रोवायरस इनफेक्ट टी सेल ट्रांसफर एडीए जीन टू द सेल। अब रेट्रोवायरस क्या करेगा, सेल को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, अगर हमने कहा कि रेट्रोवायरस को पहले हम ट्रीट कर देंगे, जिससे कि इसके जो हार्मफुल जीन है वो हम पहले ही रिमूव कर देते हैं। अब रेट्रोवायरस क्या करेगा, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करेगा। तो आपने कहा सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर एंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव, आपने बोला। अब यहाँ पर क्योंकि रेट्रोवायरस ने क्या कर दिया है, एडीए का जीन इनके अंदर डाल दिया, आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, इनके अंदर एडीए का जीन आ चुका है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, एडीए के जीन इसके अंदर आ गए हैं। कुछ टाइम तक इन्हें ग्रो कराया जाता है देखने के लिए कि एडीए का जीन एक्टिव है या नहीं है। फाइनली आपने क्या किया, जो आपका पेशेंट था उसके अंदर आपने एडीए का जीन इंसर्ट करा दिया है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर एडीए की डेफिशिएंसी को दूर करेगा। क्लियर है इतनी बात। चलो तो एक बार आप लोग इस इमेज को देख सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर डायग्नोस करेंगे किसी भी डिजीज को, अगर आपको पता लगाना है तो उसे क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। कैसे करते हैं पढ़ लेते हैं एक बार। आपने बोला conventional method of diagnosis such as serum or a urine analysis is not able to early detection of disease causing pathogens or virus। आपने बोला कि जब भी आप किसी भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं, आपको कोई भी जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपसे कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि सीरम का, जैसे कि आप क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट आपसे कराए जाते हैं, यूरिन का टेस्ट आपसे कराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर आपको क्या लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं और वही टेस्ट आपसे करवाए जाते हैं। आपको कहा गया है कि ये जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं या यूरिन टेस्ट होते हैं, ये किसी भी बीमारी के अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या होता है, इनफ नहीं होते हैं। अगर आपको क्या करना है, जो बीमारी होती है उसकी स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं, जो अर्ली जो उनके स्टेजेस होते हैं, अगर उन्हें उस टाइम पे डायग्नोस किया जा सके तो उनका जो क्योर होता है और आसान हो जाता है। लेकिन ब्लड टेस्ट या फिर आपका यूरिन टेस्ट इससे पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी पता लगा पाए। आपने बोला फॉलोइंग मेथड सच कैन बी यूज टू डायग्नोस अ अर्लियर, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ मेथड्स आपके पास आते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई डिजीज अगर यहाँ पर है तो उसे कौन कॉज कर रहा है। आपने कहा नॉर्मली आपको सिम्टम्स जब तक दिखाई नहीं देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। और अगर आपको हल्के सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो उनको कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका पता आपको नहीं चलता। आपको यही कहा गया कि कुछ पैथोजेंस या फिर जो वायरस होते हैं उनका आपको अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाता है। तो इनका पता हमें चल पाए उसके लिए हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का यूज किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे यानी कि एलिसा, ये सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। क्लियर है। इन टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को आप क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में यहाँ पर डायग्नोस कर सकते हैं। पीसीआर और एलिसा के बारे में अगर हम पढ़ें, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, आपने कहा आपने बोला सिम्टम्स ऑफ डिजीज अपेयर ओनली व्हेन द कंट्रैक्शन when the concentration of pathogens get increased significantly। आपने कहा कि आपको किसी भी बीमारी के जो सिम्टम्स दिखते हैं वो तब दिखते हैं जब पैथोजन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। आपने बोला कि लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस कैन बी डिटेक्टेड, आप जब पैथोजेंस की संख्या कम होती है तभी आप बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। इट डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द जीन इन कैंसर पेशेंट। आपने कहा कि कैंसर पेशेंट में क्या करता है, ये म्यूटेशन का पता लगाता है। म्यूटेशन क्या होता है समझते हैं आप लोग, आपके जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का चेंज, कोई सीक्वेंस में चेंज है, नंबर में चेंज है,
ठीक है, पोजीशन में कोई चेंज है तो वो सारे जो चेंजेस आते हैं आपने कहा इसे म्यूटेशन आप कहते हैं। जो आपने कहा जो बेस पेयर्स आपके पास आते हैं उनके सीक्वेंस में कोई भी चेंज होता है उसे आप म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। पीसीआर इज routinely used to detect the HIV in suspected एड्स पेशेंट। सबसे पहले आपने कहा कि पीसीआर का यूज किसके लिए करते हैं, एचआईवी के डायग्नोसिस के लिए आप करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी आल्सो डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ पीसीआर टेक्निक। आपने कहा जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलिसा के बारे में आपको क्या बताया गया है, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है एलिसा। क्या होते हैं एंटीजन, क्या होते हैं एंटीबॉडी। आपने कहा एंटीजन क्या होते हैं, जैसे कि आपके घरों में क्या होता है नेम प्लेट होती है, वैसे ही आपके सेल्स पे एंटीजन लगे होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, पहचाना जाता है, जैसे कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो पहचानती हैं आपके सेल्स को एंटीजन से कि ये हमारी बॉडी के सेल्स होती हैं। कोई फॉरेन सेल वहां पर आ जाती है तो उस पर जो एंटीजन होते हैं उनसे पहचाना जाता है कि ये फॉरेन सेल होती है। अगर फॉरेन सेल कोई आ जाती है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है इस फॉरेन सेल को हटाने के लिए। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे क्या करेगा, एलिसा काम करता है। आपने कहा इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, लाइक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। आपने बोला कि जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को पहचाना जाता है किसके प्रेजेंस के द्वारा, एंटीजन के प्रेजेंस के द्वारा, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। या तो आपने कहा कि किस कैसे पहचानेंगे आप कि यहाँ पर जो एंटीजन है, एंटीजन कैसे है, फॉरेन सेल के एंटीजन है। दूसरा कैसे पहचाना जाता है, एंटीबॉडीज की प्रेजेंस। इनके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पाई जा रही हैं तो आप पहचानते हैं कि कोई ना कोई पैथोजन हमारे शरीर में है। क्लियर है, तो दोनों को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, पीसीआर और एलिसा। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस था, कोई भी नया टॉपिक था, हम उसमें प्रोसेस को समझ रहे थे, क्या हम चीजें कर रहे हैं, कैसे हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे आप सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। अब हमारे पास आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ये भी आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। ट्रांसजेनिक एनिमल जब आप छोटी क्लासेस में थे तब भी आपके पास एक टॉपिक आया था। आपने क्या पढ़ा था, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express a foreign gene are known as transgenic animal। ऐसे एनिमल जिनमें आप क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को डालते हैं। फॉरेन डीएनए, अब आप समझते हैं इन शब्दों को, मैं मान के चल रही हूँ फॉरेन डीएनए क्या होता है, और आप जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होता है, वेक्टर यहाँ पर क्या होते हैं, प्लाज्मिड यहाँ पर क्या होता है, मॉलिकुलर सीजर क्या होते हैं, या एंडोप्लाज्मिड जो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सीजर होते हैं, मॉलिकुलर सीजर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आप समझते हैं। इन सारे वर्ड्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला ट्रांसजेनिक माइस, रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ एंड अ फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। आपने बोला ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये हुआ ऐसे एनिमल जिसमें फॉरेन डीएनए को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आपके पास सारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। कॉमन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आपने बोला कॉमन जो आपके पास रीजन आते हैं कि क्यों हम इन्हें डेवलप कर रहे हैं, क्यों फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने कहा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, दे आर designed to allow the study of our gene regulations, their effect on normal functions of the body by introducing a gene from other species that alter the formation of this factor and studying a biological effect that result। आपने बोला सबसे पहले तो ये है कि biological result। आप देखते हैं कि अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म में फॉरेन डीएनए को डाला है तो उसके क्या रिजल्ट आपके पास आए हैं, जीन की स्टडी आप देख रहे हैं, जीन किस प्रकार से जीन का रेगुलेशन आप हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों को देखने के लिए आपने क्या किया है, ट्रांसजेनिक एनिमल को यहाँ पर ग्रो करवाया है। ठीक है, सेकेंड है स्टडी ऑफ डिजीज की, किस प्रकार की जो डिजीज है उनको स्टडी करने के लिए आपने यहाँ पर इन्हें ग्रो कराया है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपने इन्हें बनाया है। तो देखिए, नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी के लिए या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं, इस प्रकार के एनिमल्स को ग्रो कराते हैं।
अब हमारे पास जो टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल, इसे थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझ लेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ एक इंट्रो देखा है ट्रांसजेनिक एनिमल का। एग्जाम्पल लेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल का और देखेंगे एग्जाम्पल कैसे लेंगे कि यहाँ पर हम रियल एग्जाम्पल लेंगे कि वो कौन से एनिमल्स थे जिन्हें आपने क्या किया, जिनमें आपने फॉरेन डीएनए को डाला है, क्या उसके परिणाम आपके पास आए हैं, और ये जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यहाँ पे ग्रो कराते हैं, उन सारे जो रीजन को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, इससे पहले के जो टॉपिक है एक बार आप लोग पढ़ लेंगे उन्हें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ पर नहीं समझा है। आपको करना है क्या, टॉपिक आपको पता होने चाहिए, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आई है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पीसीआर, इजी है, पीसीआर में हम क्या कर रहे हैं, एलिसा में हम क्या कर रहे हैं, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। जीन थेरेपी में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, एक तो आपको ये देखना है कि ये कौन सी बीमारी है, ठीक है। एडीए हमने बोला था, एडीए की फुल फॉर्म हमने बोली थी, एडीए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से आप क्या कराते हैं, जीन थेरेपी कराते हैं, सारा थ्योरेटिकल आपके पास आए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बात की है यहाँ पर जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, आपने कहा मेडिसिनल फील्ड में कैसे यूज़ करें इंसुलिन, इंसुलिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।